हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका नॉलेज विद किरण में। आज के वीडियो में हम 28 दिसंबर के सीडीपी पेपर को डिस्कस करेंगे। यह वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिएगा और यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए, यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। इससे आपको एग्जाम के पैटर्न और क्वेश्चन के लेवल का पता चलेगा। तो चलिए, पहला सवाल है, विकास का कौन सा क्षेत्र स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने से संबंधित पहलुओं की बात करता है। देखिए, यहाँ पे बोला गया है स्वनियमन, प्रदर्शन, भावनाओं को समझने और दर्शाने की बात करता है। ठीक है, ऑप्शन देखिए, संवेगात्मक, नैतिक, शारीरिक, गत्यात्मक। तो देखिए, हमारे यहाँ पे भावनाओं, आप कोई भी अगर क्वेश्चन का एक कीवर्ड पकड़ लेंगे ना तो वहीं से आप सही जवाब दे पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे भावनाओं को समझने की बात की गई है, तो देखिए भावनाओं का कनेक्शन हमारे इमोशन से है कि नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो संवेगात्मक है वो हमारा सही जवाब है। 2 नंबर में हमारा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सही है। देखिए, यहाँ पे सही वाला चुनना है। विकास पूरी तरह से और निश्चित है। देखिए, ऐसा नहीं है कि विकास पूरी तरह से निश्चित है। विकास हमेशा कभी बढ़ता है, कभी घटता है। ऐसा नहीं है कि वह निश्चित है, वह निश्चित बिल्कुल नहीं है। घटेगा तो नहीं, वह बढ़ेगा, बट एक लेवल में बढ़ेगा। विकास अत्यधिक और अनिरंतर है। देखिए, यहाँ पे सही चुनना है। ऐसा नहीं है कि विकास कभी अत्यधिक होगा या अनिरंतर है, वह एक लेवल में होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कभी एकदम ज़्यादा या फिर अचानक से एकदम कम। सी नंबर देखिए, व्यक्तियों के विकास दर में भिन्नता पाई जाती है। ये बिल्कुल सही है कि व्यक्तियों के विकास दर में भिन्नता पाई जाती है। अलग अलग लोग में विकास अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में होता है। डी नंबर, विकास पैर से सिर की तरफ होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि विकास सिर्फ पैर से सिर की तरफ होगा, सिर से पैर की तरफ भी होता है। हमने पढ़ा है ना, सेफिलोकॉडल, प्रोक्सिमोकॉडल। तो यहाँ पे हमारा जो है सी नंबर सही है कि व्यक्तियों में विकास की दर में भिन्नता पाई जाती है। 3 नंबर में हमारा सवाल है, आनुवांशिकता और वातावरण के विकास पर प्रभाव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, आनुवांशिकता और वातावरण पे विकास का प्रभाव निश्चित है और उसे बदला नहीं जा सकता। देखिए, ऐसा नहीं कि प्रभाव निश्चित है और बदला नहीं जा सकता, हम बदल सकते हैं। हो सकता है हम हेरिडिटी को ना बदले पर हम अपने एटमॉस्फेयर को बदल सकते हैं, है कि नहीं। देखिए, केवल वातावरण ही विकास को प्रभावित करता है, आनुवांशिकता नहीं। ऐसा नहीं है। सबसे पहले देखिए, जहाँ केवल दिखे वो हमेशा आपका ऑप्शन रॉन्ग ही होगा, तो यहाँ पे ये रॉन्ग है। अगला देखिए, केवल आनुवांशिकता विकास को प्रभावित करती है, वातावरण नहीं। यहाँ भी केवल है, ये भी रॉन्ग होगा। बाकी ये सेंटेंस भी रॉन्ग है, आपको मालूम होगा पढ़ के ही। डी नंबर देखिए, आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही जटिल रूप से विकास को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही है ना। जो हमारा विकास है वह दोनों का ज्वाइंट प्रोडक्ट है। किसका? आनुवांशिकता और हेरिडिटी और इन्वायरमेंट, यानी डी नंबर हमारा सही जवाब होगा। देखिए, 4 नंबर में हमारा सवाल है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास का पहला चरण क्या है। पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदीगामक या फिर मूर्त संक्रियात्मक। देखिए, हमें मालूम है ना, सबसे पहला जो चरण है वह है संवेदीगामक, यानी हमारा सी नंबर सही जवाब है। सबसे पहले ये आएगा, उसके बाद आएगा पूर्व संक्रियात्मक 2 नंबर में, उसके बाद मूर्त संक्रियात्मक, उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक। यही जो है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का जो क्रम है, चरण के क्रम है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 5 नंबर सवाल है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है। देखिए, सही है। ठीक है, ऑप्शन ए में है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित करती है। देखिए, यह सही नहीं है, क्योंकि जीन पियाजे ने कहा, ऐसा नहीं है कि केवल भाषा। जीन पियाजे ने कहा बच्चे जहाँ एक्टिव रहेंगे वो हमारे संज्ञानात्मक विकास को सुसाधित या फिर एक्टिव करेगी या फिर प्रोत्साहित करेगी। ठीक है, तो ये रॉन्ग हुआ। देखिए, जैविक परिपक्वता का विकास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ऐसा नहीं है, पड़ता है, ये भी रॉन्ग हुआ। पूर्व संक्रियात्मक चरण में बच्चे परिकल्पनात्मक, निगमनात्मक तर्क करने में सक्षम होते हैं। देखिए, परिकल्पनात्मक या फिर निगमनात्मक तर्क बच्चे जो है पूर्व संक्रियात्मक चरण में नहीं, कहाँ करेंगे? औपचारिक चरण में करेंगे, जो हमारा सबसे लास्ट वाला चरण है वहाँ करेंगे। ये भी रॉन्ग हुआ। डी नंबर देखिए, मूर्त संक्रियात्मक चरण में बच्चे वर्गीकरण और क्रमबद्धता समझ पाते हैं। मूर्त संक्रियात्मक चरण यानी 3rd नंबर का चरण है, वहाँ पे बच्चे वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन कर पाएंगे, सीरीज यानी क्रम को समझ पाएंगे।
तो ये हमारा सही है ऑप्शन डी। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल है, अनिल अपनी गतिविधियों को इस तरह निर्देशित करता है जिससे कि वह अपने माता पिता से पुरस्कार पा सके। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वह नैतिक तर्क के किस स्थान पर है? देखिए क्या बोला है कि पिता से पुरस्कार पा सके। तो देखिए हमने पढ़ा है ना, पूर्व परंपरागत, परंपरागत, उत्तर परंपरागत, औपचारिक परंपरागत। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट लेवल है वहाँ पे बोला गया था प्री कन्वेंशनल यानी पूर्व परंपरागत, उसके अंदर एक स्टेज था जहाँ पे था दंड और पुरस्कार। तो ये हमारा कौन सा चरण हुआ? ये हमारा है पूर्व परंपरागत चरण के अंतर्गत आएगा, यानी पहला चरण। ठीक है। 7 नंबर में हमारा सवाल है, लेव वाइगोत्स्की ने बच्चों के विचारों के लिए निम्न में से किसकी भूमिका को महत्वपूर्ण माना? विचारों के लिए होगा यहाँ पे, विचारों के लिए किसको सबसे महत्वपूर्ण माना? ऑप्शन देखिए, सामाजिक अंतःक्रिया, आनुवांशिक परिपक्वता, व्यवहार का शास्त्रीय अनुकूलन, पुनरावृत्ति एवं अभ्यास। तो देखिए हम सबको मालूम है, हमने बहुत बार ये पढ़ा है। अगले वीडियो को आप देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि लेव वाइगोत्स्की ने क्या किया, सोशल, कल्चर, लैंग्वेज, इन तीनों चीज़ों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया और कहा बच्चे अगर सामाजिक रूप से समाज के साथ अंतःक्रिया करेंगे तो वह बहुत जल्दी सीख पाएंगे, है कि नहीं? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ये होगा सही जवाब। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सही नहीं है? यानी हमें नेगेटिव वाला चुनना है। देखिए चर्चा और वैचारिक बहुत अधिगम में बाधक है। देखिए हमारे जो वाइगोत्स्की ने उन्होंने चर्चा को आवश्यक माना, उन्होंने सहयोगात्मक समस्या को प्रमोट किया, यानी बच्चे आपस में रहेंगे, चर्चा करेंगे और एक दूसरे के साथ वाद विवाद करके अपनी समस्या को हल करेंगे। तो यह हमारा सही होगा। संकेत और इशारे अधिगम को बढ़ावा देते हैं, ये भी सही है। संकेत और इशारे उन्होंने कहा ना, स्क्रिप्ट फोल्डिंग की बात लेव वाइगोत्स्की ने की थी, ये भी सही है। निजी वाक बच्चों की आत्म केंद्रीयता का प्रतीक है, ये भी सही है। अधिगम एक व्यक्तिगत निष्क्रिय प्रक्रिया है। देखिए अधिगम एक व्यक्तिगत निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, सबसे पहले ये व्यक्तिगत है ही नहीं, यह समाज, कल्चर और लैंग्वेज से मिलके होती है और यह निष्क्रिय नहीं, यह सक्रिय प्रक्रिया है। ठीक है, यह सक्रिय प्रक्रिया है। तो यह हमारा रॉन्ग होगा, यानी यहाँ पे रॉन्ग ही पूछा है, यानी नेगेटिव पूछा है, तो ऑप्शन डी होगा सही जवाब। अगला सवाल है, जीन पियाजे के अनुसार वह क्रिया जिन्हें मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित किया जाता है वह कहलाती है, क्या कहलाती है? प्रकार्य, संतुलिनीकरण, आत्मकेंद्रीयता या फिर सक्रिय है। तो देखिए मानसिक स्तर पर निष्पादित और प्रतिलोमित की जाती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है संतुलिनीकरण, यानी मानसिक स्तर पे वह संतुलन हो जाता है। ठीक है। 10 नंबर सवाल है, लड़के हमेशा यंत्र विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियां कढ़ाई करने में, यह कथन क्या दर्शाता है? देखिए ये हमने बहुत बार रिपीट किया है। ऑप्शन देखिए, जेंडर समता, जेंडर समानता, जेंडर अनुरूपता या फिर जेंडर रूढ़िवादिता। तो देखिए ये क्या है? यह है जेंडर रूढ़िवादिता, जहाँ पे लड़के लड़कियों को हमेशा भेदभाव किया जाता है कि लड़के वो बस बाइक चलाएंगे या फिर गिटार बजाएंगे या साइंस पढ़ेंगे, लड़कियाँ क्या है आर्ट्स पढ़ेंगी, घर के काम करेंगी, पेंटिंग करेंगी। ठीक है, तो ये सब है जेंडर रूढ़िवादिता। अगला सवाल है, अपने स्कूल की प्रथाओं को व्यवहारवादी विचारधारा से बदलकर रचनावादी विचारधारा पर आधारित करने के लिए आप निम्न में से कौन सा बदलाव चुनेंगे? देखिए व्यवहारवादी से बदल के हमें रचनावादी करनी है। रचनावादी का क्या करनी है? जहाँ बच्चे खोज करे, समझे, है कि नहीं, वहाँ पे हमें बदलना है। तो हम कौन सा बदलाव चुनेंगे? ऑप्शन देखिए, लचीले पाठ्यक्रम की बजाय मानकीकृत पाठ्यक्रम अपनाएंगे। देखिए मानकीकृत पाठ्यक्रम यानी स्टैंडर्ड पाठ्यक्रम जो कई सालों से चला आ रहा है, फिक्स है नहीं, यह व्यवहारवादी है, हमें लचीला पाठ्यक्रम चाहिए। ठीक है, तो ये हमारा रॉन्ग हुआ। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र की बजाय परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्र अपनाएंगे। देखिए ऐसा नहीं है ना कि हम परीक्षा केंद्रित पॉलिसी को अपनाएंगे, ये भी रॉन्ग हुआ। रचनात्मक आकलन के बजाय योगात्मक आकलन को अपनाएंगे, ये भी रॉन्ग हुआ। क्यों? योगात्मक आकलन साल में एक बार किया जाता है जिसमें सिर्फ रिजल्ट देखा जाएगा, रिजल्ट दिया जाएगा, बट रचनात्मक आकलन हर महीने हर हफ्ता किया जाएगा, जहाँ बच्चों के सुधार का आकलन किया जाएगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें अच्छे से पढ़ाया जाएगा ताकि बच्चे और अच्छा से सीखें। देखिए कंठस्थ स्मरण के बजाय खोजी अधिगम को अपनाएंगे। देखिए ये हमारा सही जवाब है कि बच्चों जो है रोट लर्निंग को छोड़ दे और खोजी अधिगम यानी खोज करके पढ़ना सीखे।
सक्रिय रूप से पढ़ना सीखे। तो हमारा डी जो है यह सही जवाब होगा। यहाँ यही ऑप्शन जो है व्यवहारवादी से रचनावाद की तरफ जा रहा है, ठीक है, इसीलिए हमारा ये सही जवाब है। देखिए 12 नंबर में सवाल है, एक विद्यार्थी अपने साथियों के इरादे, प्रेरणा तथा मनोदशा को उचित प्रकार से समझने में सक्षम है। गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार विद्यार्थी में किस प्रकार की बुद्धि है? प्राकृतिक, अंतर्वैयक्तिक, तार्किक या फिर आध्यात्मिक? तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, वह दूसरों के यानी अपने फ्रेंड के इरादे, मनोदशा को समझ पा रहा है, दूसरों को समझ पा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा? अंतर्वैयक्तिक यानी इंटरपर्सनल। देखिए आप इसको हिंदी के बजाय इंग्लिश से याद रख सकते हैं, इंटरपर्सनल। इंटर यानी 10 में ड है ना, यानी दो, यानी दूसरों के विचारों को समझना, ठीक है। देखिए 13 नंबर सवाल है, अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में निम्न में से क्या सही है? देखिए क्या सही है वह पूछा है, ठीक है, सवाल आपको ध्यान से पढ़ना होगा। सभी अधिगमकर्ता एक ही तरह के कौशल ग्रहण करना पसंद करते हैं। देखिए व्यक्तिगत भिन्नता की बात कही गई है, यानी अलग अलग गुण वाले बच्चे हैं, तो क्या वह एक ही कौशल से पढ़ना पसंद करेंगे? नहीं ना, सबके अलग अलग पसंद होंगे, अलग अलग रुचियाँ होगी, तो यह बिल्कुल सही नहीं है, यानी ये रॉन्ग हुआ। अधिगम वरीयता सामाजिक सांस्कृतिक कारकों से प्रभावित नहीं होती, ऐसा नहीं है ना, हमारा लर्निंग जो है सोशल कल्चर सबसे प्रभावित होता है, ये भी रॉन्ग हुआ। मानकीकृत पाठ्यचर्या अधिगम वरीयताओं में व्यक्तिगत भिन्नताओं को व्यापक रूप से शामिल करता है। देखिए एक तो वह मानकीकृत पाठ्यक्रम है, यानी जो बहुत सालों से चला आ रहा है, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, वह क्या व्यक्तिगत भिन्नताओं को शामिल करेगी कि जो बच्चों जो पढ़ना पसंद करेंगे वही कंटेंट में लाएंगे? क्यों? क्योंकि ये तो मानकीकृत है, फिक्स है, उसके लिए लचीला पाठ्यक्रम चाहिए होगा जो बच्चों को पसंद के अनुसार अपने सिलेबस में कुछ ऐड करे, और वो हर समय लचीला है यानी बदलने वाला है, तो हमारा ये भी रॉन्ग हुआ। तो यहाँ पे हमारा डी नंबर सही होगा, बट हम इसको पढ़ेंगे समझेंगे। अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र विद्यार्थियों की अधिगम वरीयताओं की व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता है। देखिए सवाल ऑप्शन आपको ध्यान से पढ़ना है। क्या बोला है कि अध्यापक केंद्रित यानी जो टीचर केंद्रित शिक्षा है ना, वह बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नताओं की पूर्ति नहीं करता है। बिल्कुल सही है ना, टीचर केंद्रित है तो वह कैसे अलग अलग छात्रों की मनोकामना हुआ, रुचि हुआ, वह कैसे पढ़ना चाहते हैं पूरा करेगा? बिल्कुल नहीं। तो हमारा अधिगम है, एजुकेशन सिस्टम है, क्या होना चाहिए? छात्र केंद्रित, तब वह बच्चों के जो है व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करेगी। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन डी जो है सही है, ठीक है, कि पूरी नहीं करती, पूर्ति नहीं करती। देखिए यहाँ पे 14 नंबर सवाल है, रिया प्राथमिक स्कूल में अध्यापिका है। गति को जांचने के लिए पूरे सत्र के दौरान प्रोजेक्ट, समूह कार्यपत्रक, लिखित और खुली किताब परीक्षाओं का प्रयोग करती है। इस तरह से रिया मूल्यांकन का अभ्यास करती है, यानी कौन से मूल्यांकन का अभ्यास करती है? ऑप्शन देखिए, संकलनात्मक, योगात्मक, संरचनात्मक, अनम्य और निरंतर। तो देखिए यहाँ पे बोला गया है पूरे सत्र के दौरान वह परीक्षा ले रही है या देख रही है प्रोजेक्ट, यानी साल में एक बार, और जो आपका आकलन साल में एक बार किया जाएगा उसको कहा जाएगा योगात्मक यानी सबमेटिव आकलन। तो यहाँ पे हमारा ए होगा सही जवाब। बाकी देखिए संरचनात्मक आकलन में क्या होगा, हर हफ्ते हर महीने आकलन किया जाता है, लेकिन योगात्मक में जो है साल में एक बार। तो यहाँ साल में एक बार की बात की गई है, इसीलिए हमारा ऑप्शन ए होगा सही जवाब। हमारा आज का आखिरी सवाल है, देखिए विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को ऐसा अधिगम माहौल बनाना चाहिए जहाँ, देखिए समालोचनात्मक चिंतन यानी क्रिटिकल थिंकिंग, जहाँ बच्चे किसी एक पहलू के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्ष को सोच सके, ठीक है। देखिए ऑप्शन विद्यार्थी संभाव्य, यहाँ पे होगा संभाव्य, थोड़ा मिसप्रिंट हो जाता है, इसके लिए आप माफ़ करिएगा। विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पना निरूपित कर सके, देखिए ये सही होगा, बट हम अगला ऑप्शन भी देखेंगे। अभिसारी चिंतन को बढ़ावा मिले, देखिए अभिसारी चिंतन जहाँ बच्चे किसी एक प्रॉब्लम का एक ही सॉल्यूशन सोच पाए, तो कोई क्रिटिकल थिंकिंग करने वाला बच्चा केवल एक सॉल्यूशन सोचेगा? कभी नहीं, तो अभिसारी चिंतन नहीं, अभी अपसारी चिंतन को बढ़ावा मिलना चाहिए, बट ये अभिसारी चिंतन बोला गया है, ये भी रॉन्ग हुआ। प्रश्न पूछने की प्रगति को नकारात्मक रूप से पुनर्बलित किया जाए, ऐसा नहीं है ना कि बच्चे प्रश्न पूछेंगे तो हम उन्हें डिमोटिवेट करेंगे, ये भी रॉन्ग हुआ। कंठस्थ स्मरण को प्रयोग कार्य से ज़्यादा अनुमानित किया जाए, देखिए प्रयोग कार्य से ज़्यादा महत्व कंठस्थ यानी रट कर याद करने को दिया गया है, तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकेगा ना, ये भी रॉन्ग हुआ। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन ए सही जवाब होगा, जहाँ पे विद्यार्थी संभाव्य परिकल्पना निरूपित कर सके, जहाँ वह परिकल्पना कर सके, है कि नहीं, तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही जवाब होगा।
तो हमारा वीडियो यहीं समाप्त हो रहा है। चैनल पे बने रहिए और भी वीडियो के लिए, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और सारे वीडियो को देखिएगा, क्योंकि वीडियो आप जितना देखिएगा उतना आपको आइडिया लगेगा कि पेपर में कैसे सवाल आ रहे हैं, और आपका प्रैक्टिस भी होगा तो आप एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स कैरी कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।